अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या सियासत किसी बहरान का शिकार है? ये सवाल उठ रहा है। आज की कैफियत ये बावर करा रही है कि बहरान नहीं तो सियासत कम अज कम हेजान का जरूर शिकार है। रोज वुज़रा की एक फौज कौम को आकर रियलाइज कराती है नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। ये अलग बात कि एक ऐसे शख्स जिसकी सियासत खत्म हो गई उसके लिए एक लंबी चौड़ी वुज़रा की टीम, मुशीर, मुआवन खुसूसी रोज अपना भरपूर वक्त और तवानाई सर्व करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने आज अपने 10 सवालों को बढ़ाकर 30 सवाल कर दिया और एक बार फिर ऑन ओथ कहा कि नून लीग 10 माह तक बारगेन करती रही लेकिन दाल नहीं गली। इस सवाल का जवाब उन्होंने देने से गुरेज किया कि किसके साथ बारगेन करते रहे हैं। अब पता नहीं शेख साहब ऐसे बयानात से किसकी खिदमत करते हैं। उन्होंने मरियम नवाज को फाइनल वार्निंग भी दी है कि वो ऐसी खबरें बाहर ला सकते हैं कि जिनसे ज़मीन और आसमान के कलाबे मिल जाएं, ज़लज़ला ला सकते हैं ऐसी खबरों से। उधर पीडीएम की सतह पर इत्तलात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस इत्तेहाद का सदर बनाया जा रहा है। ये इजलास भी जारी है। आज पार्लियामान में अपोजिशन की अक्सरियती जमात नून लीग को ये ओहदा ना देना, क्या नून लीग की अपोजिशन की सलाहियत पर अदम एतमाद है? और क्या पार्लियामान की हद तक भले शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हों मगर अवामी सतह पर अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान करेंगे? क्या ये शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद है? बयानात और इल्जामात की इस बारिश में सवालात बेपनाह हैं जिनका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। और आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब हमारे साथ हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गुफ्तगू को 2 हिस्सों में करने की कोशिश करते हैं। एक तो जो अपोजिशन बैठ रही है, कुछ फैसले और हिकमत अमली एहतजाज को लेकर तय कर रही है। दूसरा मामला यह है कि हुकूमत की तरफ से जो नून लीग को जवाब दिए जा रहे हैं, जिस तरह से बात की जा रही है, सारा फोकस हुकूमत का वज़ीर आज़म, वुज़रा, मुशीर, मुआविन खुसूसी सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का माजी, हाल और मुस्तकबिल तय करने पर है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज शेख रशीद अहमद साहब ने फिर कहा कि 1 साल नवाज शरीफ, 10 माह से मरियम नवाज बारगेनिंग के लिए चल रहे थे, वो नहीं हो सकी। वाकई ये बारगेनिंग ही थी? फिर बात तो वहीं आ पहुंची जो खमीर है हमारे सियासतदानों का, जो गुज़िश्ता दहाइयों से हम देख रहे हैं। डील हो जाए, मामला हल हो जाए तो फिर खामोशी, मुफाहमत की सियासत, और अगर ना हो तो फिर मज़ाहमत। ये कहाँ मामला ख़राब हुआ इस बारगेन का? ये उसी से पूछें शेख रशीद को। वो मेज़ के नीचे बैठा हुआ था और जब बारगेनिंग हो रही थी मेज़ के नीचे बैठा हुआ था। हर वक्त ये शख्स मेज़ के नीचे कहीं छुपा होता है और इसको हर बात का पता होता है। इसने जो खेल शुरू किया है और जो गैर जिम्मेदारी का सबूत इसने दिया है, मैं नहीं समझता पाकिस्तान की सियासत में इतना गैर जिम्मेदार कोई सियासतदान होगा। जो इजलास बुलाया गया गिलगित के इंतखाबात के हवाले से, उस इजलास के हवाले से इसने जो गुफ्तगू की, जो खबरें लीक की, इसको ख़ुद एहसास करना चाहिए कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको किसी ऐसी मीटिंग में बिठाया जाए जहाँ पे मुल्क की मसाइल और वो मसाइल जो सेंसिटिव हैं उस ज़ेर बहस आते हों। ये शख्स कुछ भी कह सकता है, कहीं भी बात कह सकता है, माँ सवाए अपनी रेलवे की वजारत के। सारी उम्र ये रेलवे का वज़ीर रहा। दुनिया की किसी मुल्क को छोड़ें, हिंदुस्तान की रेल का ये मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी रेल चलती नहीं है, इसकी रेल एक्सीडेंट का शिकार है, इसकी रेल का सिस्टम का भट्टा बैठ गया है। उस पर यह बात करने को तैयार नहीं है। ये लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहता है। ये साबित करना चाहता है कि अफवाज पाकिस्तान इससे मशवरा किए बगैर एक कदम भी नहीं उठाती। ये साबित करना चाहता है कि अफवाज पाकिस्तान के जितने भी सरबराह माजी में हुए हैं या आने वाले दिनों में होंगे वो इसी के होते हैं और ये उनका होता है। ये कोई रवैया नहीं है, ये सियासतदान नहीं, ये इसका रवैया सियासी है ही नहीं। मगर इफ्तिखार साहब, इस वक्त तो दोनों तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। मतलब है उधर से वुज़रा दे रहे हैं, मुशीर। किसने? सर अभी जो बयानात नून लीग की तरफ से आ रहे हैं, जो मरियम कह रही हैं, अज़मा की तरफ से जो कहा जा रहा है, अब तो बयानात का वो सिलसिला है कि पर्सनलाइज होकर भी जवाब दिए जा रहे हैं। में माफ़ कीजिएगा, जब आप पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स को जो आपका 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, उसको हिंदुस्तान का एजेंट कहेंगे तो आपको सबको शर्म आनी चाहिए। मैं इस नुक्ते पर भी आती हूँ। ये और सुनने और नहीं मेरी बात सुनने, जी, कहने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, सुनने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। अगर वो आदमी इंडिया का एजेंट है तो 3 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये फिर सोचना पड़ेगा कि वो फिर क्या थी। मैं ये बड़ा अहम नुक्ता है सियासत में
सियासत में इस हद तक मत जाएं। इफ्तिखार साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है। एजाज साहब, मजहब और हुब्बुल वतनी, हमारी जो आम सियासत है, जिसको मैं तो पैटी पॉलिटिक्स कहूंगी, जो हमारे मुल्क में जिस तरह से होती है, बहुत सहा लीडर्स ने, बहुत सहा आवाम ने कभी मजहब कार्ड, कभी ये हुब्बुल वतनी, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स, कुछ सीखा है क्या? आज भी ये कार्ड्स इतने ही रेलेवेंट है और फिर उसी तरह से इनका इस्तेमाल है, सीख पाए या नहीं? थैंक यू। अच्छा देखिए, बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और वो बड़ी खुशी और रजा से बेवकूफ़ बनते रहते हैं। कौन बनाता है? ये अपने, कोई भी इंडिया के एजेंट नहीं है, ये अपने मफाद के एजेंट हैं, सब के सब अपने मफाद के एजेंट हैं। और ये मफाद की एजेंसी शुरू हुई अयूब खान के ज़माने से, जब कन्वेंशन लीग बनी, फिर ज़ियाउल हक के ज़माने में पहले जुनेजू लीग बनी, फिर जुनेजू लीग के अंदर से एक चाइल्ड ने जन्म लिया और वो नून लीग बनी, और नून लीग के बाद जब मुशर्रफ साहब आए तो कन्वेंशन लीग बनी। इन सब सियासतदानों ने इन तीनों जर्नैलों के साथ मिलकर मज़े भी लूटे इक़्तिदार के, दौलत भी इस मुल्क की लूटी, वसाइल को भी इस्तेमाल किया, सियासत भी अपनी चमकाई, और जब ज़रूरत पड़ी फौज को गाली भी दे दी, और जब ज़रूरत पड़ी उनके पाँव में बैठ के सियासत भी कर ली। ये अनफॉर्चुनेट ब्रीफ हिस्ट्री है इस मुल्क की, जो बड़ी शर्मनाक है, और इस रवायत को, इस रविश को ख़त्म होना चाहिए। बाकिरदार सियासतदान मैं नहीं समझता कि 5-7% से ज़्यादा कोई होंगे, बल्कि उनका मफाद परस्तों का टोला है, जो आवाम को उनके बुनियादी हकूक बेचते हैं। आज भी सियासत हमारे मुल्क में जब वोट लेने के लिए जाते हैं तो कच्ची गली में पत्थर डलवा दो, जिस इलाके में बिजली नहीं है वहाँ चंद खंबे फेंकवा दो, जिस घर का कोई मुजरिम जेल में है उसकी जमानत करा दो, और वोट लेकर इक़्तिदार में आ जाओ, और उसके बाद अगले इंतखाबात का इंतजार करो। ये ना मुल्क में कोई डेमोक्रेसी का कोई वजूद है, न सियासी शऊर का कोई वजूद है। 22 करोड़ आवाम को या 8.5 करोड़ वोटर को उनकी मजबूरियां बेची जाती हैं और वोट छीन के लिया जाता है। वोटर भी एक प्लेट बिरयानी पर और एक वक्त के खाने पर वोट देने को तैयार है। कोई कैश लेके वोट देता है, कोई मीठे वादे सुन के और सब्ज बाग देखकर वोट देता है। इस मुल्क का खमीर ऐसे का ऐसा ही है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही चलता चला जा रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों चलता जा रहा है एजाज साहब? मैं यही सवाल आरिफ साहब आपकी तरफ, क्यों ये चला है? वो कहते हैं ना यहाँ जमहूरियत है ना सियासी शऊर। तो सर, निजाम तो इदारे बनाते हैं, उन इदारों ने उस निजाम करना होता है। क्या एक या दो सियासतदान इस पूरे निजाम को हिला लेते हैं? अदारे किसी ने भी नहीं बनाया आशा। बट सर, कहीं तो बनना है ना एजाज साहब, फिर बात वही आ गया। इसका मतलब है वो कार्ड्स आज भी रेलेवेंट हैं, सीखा किसी ने नहीं, और उन्हीं कार्ड्स का इस्तेमाल इन दिनों की सियासत में हो रहा है। देखिए, कौमों की रहनुमाई लीडर करते हैं, और लीडर चाहे मिलिट्री लीडर रहे हों या पॉलिटिकल लीडर रहे हों, किसी ने इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश नहीं की, इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की, मुल्क की मफाद की आइन साजी करने की कोशिश नहीं की। हर ने अपने लिए एक रास्ता ढूंढा है और अपने इक़्तिदार को तूल दिया और इक़्तिदार के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय किए हैं। और उसके बाद जब बारी आ गई है, आप देखें जब से 1970 से वन मैन वन वोट का इजरा हुआ है, उस वक्त से आज तक आपकी तरफ आती हूं। ये जो आपने बात की ना कि पर्सनल अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मामला, तारिफ हमीद भट्टी साहब, तर्जुमानों की एक फौज है जो फोकस किए हुए रोजाना की बुनियाद पे 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें आकर नवाज शरीफ के ऊपर सिर्फ बात की जा रही है। एक तरफ नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, ये तो फिर जाती मामला हल किए जा रहे हैं, कोई अवाम के लिए हुकूमत इदारे कुछ चीज कहीं नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब तक सादा और लालची लोग जिंदा ना, ठग भूखे नहीं मर सकते, तो हमारे सियासतदान बंजर नहीं हो सकते। इसने, मैं समझता हूँ जनरल साहब ठीक है, कभी हमें हमारी उम्मीद बनते हैं, रोज़गार का नारा देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देते हैं, तालीम देते हैं, इंसाफ का नारा देते हैं। जैसे ही इक़्तिदार पे जाते हैं वो लुटेरे मुल्क को गिद्धों की तरह लूटते हैं। क्या ये सच नहीं है कि इस मुल्क में सौदेबाजी होती है? मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ एंड तक करता रहा। एंड नैब वाले दिन किसने बंद किए CC कैमरे, आके मुलाकात की। अवाम का मौजूदा हुकूमत हो या साहब का, इसका अवाम के साथ लिंक ही कोई नहीं होता। इलेक्शन में तकरीरें करने के लिए ये हमारे जज्बात ख़रीदते हैं। मैं बस आदमी, मैं कहूँगा अच्छी बात है, ऐसा निज़ाम आए कि मेरे बच्चों को तालीम मिले, सेहत की सहूलतें मिले, रोज़गार मिले, इंसाफ मिले। इस सांस पे हम बिकते हैं, या कुछ हम थोड़े से बेज़मीरे भी हो गए हैं कि एक रोटी की प्लेट पे भी बिकते हैं। एक दफ्तर खोलने का 2 लाख रुपया ये अवाम लेती है, रोज़ाना का 20 लाख का खर्चा लेती है। आशा, मेरा ये यकीन है कि हुकूमतें जो भी हों, उनका काम है अदारे बनाना। जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं
2 दफ़ा नून लीग और पीपल्स पार्टी की 10 साल तसलसल से रही, तो भाई नैब काला कानून था तो ख़त्म कर देते, किसी साफ़ी ने तो नहीं रोका। तस्लीम करते हैं अब दोनों बैठ के? नहीं, तस्लीम करने का छोड़े, ये तो 2 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई पीपल्स पार्टी ने, तब भी तस्लीम किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई तब भी तस्लीम किया। तो सबक कौन सा सीखा है? हो गया। उसके बाद 2 दफ़ा हुकूमतें गिरी ना, तीसरी दफ़ा जब यूसुफ रजा गिलानी का केस चल रहा था, काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब गए थे, मैं तो नहीं गया था। तो भाई आपने सबक सीखा कब है? आप तो मुल्क से भागते हैं बीमारी के नाम पे, हमें फतह करते हैं कि नहीं नहीं मैं बड़ा मुहिब्बे वतन हूं। भाई मुहिब्बे वतन है तो खुद आओ इस मुल्क में अपनी प्रॉपर्टी लाओ, कारोबार करो। इमरान खान नाअहल है तो उसके खिलाफ तहरीक चलाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, आपसे आके शुरू करती हूँ कि नवाज शरीफ साहब पे भी सवाल उठ रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइजेज और डील्स होती रही हैं और हो रही हैं हमारी सियासत में। क्या ये कैलकुलेशन कहीं थी कि नवाज शरीफ साहब इस हद तक जाएंगे, या ये कैलकुलेशन में नहीं था कि ये इंतहा होगी? बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ये कैलकुलेशन कहीं मौजूद थी कि नवाज शरीफ साहब जिस एक्सट्रीम पर इस वक्त खड़े हैं, वो जिस आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें कि बहुत हो गया, और उनको पता है वो इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, 3 बार के वजीर आजम है, वो कहते हैं इनफ इज इनफ, ये सबको पता था कि वो इस हद तक जाएंगे? 100% वो इससे भी आगे तो जाएंगे। सर हुकूमत इतना पैनिक क्यों कर रही है? वो जरा पैनिक क्यों कर रही है? मेरी एक सबमिशन है हुकूमत को, तो मैं खुदा ना खास्ता ऐसी हुकूमत का तर्जमान बनूं। उनके पास तो जमा फौज है, नहलों की, नलाकों की। क्यों पैनिक कर रहे हैं? नहीं, मैं उसका कोई पैनिक नहीं है। देखें, हमने मकबूजा कश्मीर भी मीडिया पे आज़ाद करना और सोशल मीडिया पे करना। हमने वो आबद मलिक भाग गया, मीडिया पे पाबंदी लगानी है। आप पिछले 2 सालों से देख लें, पहले पीटीआई आती है 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून आ जाएगी 2 घंटे की वो करेगी। ये आज नहीं हो रहा, ये कल नहीं हो रहा, परसों से नहीं हो रहा। ये अवाम की तो सियासत करते ही नहीं। जो जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। अवाम तो है ही नहीं इन दोनों की हुकूमतों में। मुझे पिछले 2 सालों से लगा ले, एक जमात आएगी 2 घंटे करेगी, फिर उसके बाद दूसरी आएगी। कल एक खबर इन्होंने खुद तोड़वाई भाइयों ने कि जी वो गफूर हैदरी का 2 मिनट बाद हमें डांग मार दी सर पे, मीडिया पे नहीं कहना। ओ यार, हमें तो पंछी बैग बना लिया, मार मार के हशर कर दिया है। बारिश हो रही है, मीडिया जिम्मेदार है। इतवार नहीं आई, मीडिया जिम्मेदार है। फिर नवाज शरीफ बाहर चले गया, मीडिया जिम्मेदार है। इमरान खान डिलीवर नहीं कर रहा, मीडिया जिम्मेदार है। गफूर हैदरी ने कह दिया, मीडिया जिम्मेदार है। और मीडिया को गोली मार दो, मुल्क ठीक कर लो। तो मुल्क को ठीक कर लो ना, मीडिया को बंद कर दे। करेगा मीडिया पे आके मीडिया को गाली देना रवायत बना लिया, हर एक नहीं। और हर मीडिया पे जाके मौकफ दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं मेरे सामने ही। हमने तो किसी स्टेज पे जाके नहीं इनको बुरा भला कहा। वो अपने करतूत ठीक करो। बार्गेनिंग तुम करते हो, सौदेबाजी तुम करते हो, सब ठीक बात कर रहे हैं। लीडर कोई भी रहा हो अक्रॉस द बोर्ड इस मुल्क में, कोई भी क्रॉस द बोर्ड। अब भी इमरान खान फ्रेम बेच रहे हैं, झूठ बेच रहे हैं। जिस दिन इन्होंने क्रॉस द बोर्ड एहतसाब कर दिया, अवाम खुद सड़कों पे आएगी, इनके झूठे बातों पे नहीं आएगी। मैं आगे बढ़ने से पहले शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की है आज और वार्निंग दी है मरियम नवाज को, अगर आप वो सुनवा सकें। मरियम साहबा, मैं हम एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। सियासी जल्जला आ जाएगा, ऐसी मुलाकातें और खबरें बाहर आ जाएंगी। नुकसान किसका होगा ये शेख रशीद साहब नहीं सोच रहे, और अगर हिम्मत है तो फिर सब कुछ एक ही बार खोल के रख दिया जाए, किस्तवार चीजें बाहर आने का मकसद। इफ्तिखार साहब, ये सुनवाने का मतलब ये है कि हीट दोनों तरफ बराबर है इस वक्त, पैनिक भी मौजूद है, और बयानात, अब मैं वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं कि बिल्कुल पर्सनलाइज किस्म की गुफ्तगू हो रही है। आज मैंने एक कॉलम पढ़ा है जिसका जो टाइटल था वही एक सवाल था, और वही सवाल मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूं। आइन शिकनी ज्यादा संगीन जुर्म है या माली करप्शन? ये बड़ा जबरदस्त खुर्शीद नदीम साहब का कॉलम छपा हुआ था, और ये बताता है कि सोच और अप्रोच मुआशरों की क्या हो तो किधर लेके जाती है। अब आपसे यही सवाल, आपके ख्याल में बड़ा जुर्म क्या है, आइन शिकनी या माली करप्शन? ये दोनों चीज़ें अपनी तौर पे बहुत ख़राब हैं। आइन शिकनी इसलिए बहुत ख़राब है कि आइन जब आप तोड़ते हैं, उसकी वायलेशन करते हैं, तो आप पूरे के पूरे निज़ाम का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जब आप करप्शन कर रहे होते हैं तो करप्शन भी आप उसी निज़ाम में रह के करते हैं, और निज़ाम की जो खामियां हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करते हैं। ये दोनों चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। लेकिन आइन शिकनी जो है, मैं समझता हूँ ज़्यादा
खौफनाक है बनस्बत करप्शन के, क्योंकि करप्शन तो रोकी जा सकती है, इसकी सज़ा भी तजवीज़ की जा सकती है, लेकिन आइन शिकनी की सज़ा अभी तक पाकिस्तान में किसी को मिली नहीं। ये जो करप्शन है इसके ऊपर एब्डो के ऊपर भी लोगों को निकाला गया, लोगों को इसका कहा गया अपने घरों में बैठ जाओ, अपने सियासत में हिस्सा ना लो। कुछ लोग अदालतों में गए, सोवदी जैसे, उन्होंने अपना केस फाइट किया, बाकी लोगों को केस फाइट करने का मौका भी नहीं मिला। देखें, बहुत सी बातें जनरल साहब ने की और बहुत सी बातें मेरे दोस्त ने की। बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़ौज भी ज़िम्मेदार नहीं है और फ़ौज भी कुछ हमें नहीं अच्छा काम करके दे के गई और पॉलिटिशियन जो हैं वो अपना गलत हैं, अवाम एक प्याली पर बिक जाते हैं, तो फिर जब तीनों की तीनों करेक्टर ही इस काबिल नहीं हैं तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि क्या रास्ता है। ये नहीं, अफवाज पाकिस्तान 3 मरतबा इक़्तिदार में आई, लंबे अरसे के लिए आई, उन्होंने कोई ऐसा निज़ाम नहीं इवॉल्व किया कि करप्ट लोगों का रास्ता रुक जाए और हम इस मुल्क में करप्शन ना हो, ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई सिस्टम इवॉल्व नहीं किया। सियासतदान जो आवाम से वादे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाए। आज की गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान में ना कोई यूनिवर्सिटी बनी है, ना कोई कॉलेज बना है, ना कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, ना इस मुल्क में कोई तालीम शुरू हुई है, ना इस मुल्क में रेलवे है, ना इस मुल्क में हवाई जहाज़ हैं, ना इस मुल्क में सड़कें हैं, ना इस मुल्क में अस्पताल हैं। ऐसा लगा मुझे आज की गुफ्तगू से, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ बकवास है और सब कुछ झूठ है। नहीं, एक मिनट हौसला करें ना, हम एक मिनट। और ये इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया कि मैं एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाता हूँ। शर्म करनी चाहिए दोस्तों को, एहसास करना चाहिए। नहीं, ये तौहीन कर रहे हैं। साहब ये मुनासिब नहीं है, क्यों शर्म करूँ मैं? नहीं बिकते लोग, मैं क्यों शर्म करूँगा? आप ना करें, ना करें। नहीं तो आप ये क्या, आपने क्या ठेका ले लिया? उसको शर्म करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए। दिस इज नॉट गुड। भट्टी साहब, आप डायरेक्ट मुझे शर्म दिला रहे हैं, किस बात में दिला रहे हैं? भट्टी साहब, मैं आराम से मेरी बात सुनेंगे। आपने कर ली ना, आपने कर ली ना। अच्छा चले मुकम्मल करें, मैं सुन लें की तरफ जाऊं। जी मुकम्मल करें। ये जो नहीं ये बड़ी जरूरी बात है, मुझे आई हैव टू डिफेंड द पीपल। जी जी देखें, बात ये है कि पाकिस्तान के अवाम इतने नहीं गए गुजरे कि एक बिरयानी की प्लेट पर करोड़ा वोट दे देते हैं। पाकिस्तान का करोड़ा इंसान जाकर लाइन में खड़ा होकर अपना राइट इस्तेमाल करता है। ठीक, कुछ लोग हो सकते हैं 1% ऑफ दी पॉपुलेशन हो, ऐसा हो सकती है, 2% हो सकती है, लेकिन आप सारी पॉपुलेशन को और सारे वोटर्स को जो जाके लाइन में खड़े होकर वोट कास्ट करते हैं उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो बराए मेहरबानी, खामियां सब में हैं, कोई खामियों को बेकार नहीं है। और बड़े बड़े तुरम खान जो हैं वो भी खामियों से भरे हुए हैं। वो तो अपनी बात को करने नहीं देते। इफ्तिखार साहब, ये मिनिमम है जिसपे हम सब मानते हैं कि खामियां हर जगह पर मौजूद है और हर जगह खामियां हैं। एजाज साहब, आपकी तरफ आऊंगी। एक तो वही सवाल कि अब जाहिर बात है कि आगे तो बढ़ना है, निज़ाम को तो चलना और बेहतरी ही की कोशिश होना ज़रूरी है। क्या बड़ा जुर्म है, आयन शिकनी या माली करप्शन? दूसरा, इस मामले पर आ जाइएगा कि जो PDM ऑपोजिशन का महाज इकट्ठा हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कोई इससे खौफ नहीं है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। आपको इस तहरीक का मकसद, आप किस तरह इस तहरीक को देख रहे हैं? इन दो बातों को कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, पहली बात यह है कि आईन या दस्तूर जो होता है वो एक मुल्क का निज़ाम होता है, और अगर वो निज़ाम मुल्की ख़जाने का, अपने लोगों की इज्जत और शर्फ का दिफा नहीं करता तो फिर उस आईन को तोड़ने या टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। करप्शन को जगह ही नहीं मिलती अगर आईन ये सब कुछ गारंटी कर रहा हो। तो अगर आईन गारंटी करता तो आज ये बड़े बड़े मुजरिम जिनके एसेट्स अब्रॉड हैं, और ये कानून बना था बेनज़ीर साहबा के दौर में, उससे पहले मुल्क से बाहर जायदाद खरीदने की इजाज़त नहीं थी। जब तक अयूब खान था, मुल्क से बाहर कोई आदमी जायदाद नहीं खरीद सकता था। और बात यह है कि जब ये रास्ता खोल दिया गया और फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी शुरू हो गई और एसेट्स अब्रॉड भी बनने शुरू हो गए, जिस तरह बाकी सब ममालिक बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि आईन में या वो सुकुम पैदा कर दिया गया, वो लूप होल छोड़ दिया गया जिस पे लीगलाइज कर दिया गया फ्लाइट ऑफ कैपिटल को। अब ऐसे मुल्क में जहां हुंडी का निजाम चलता हो, देखिए कौन नहीं कहता कि आज इस मुल्क में हुंडी का निजाम आज तक चलता रहा है। हुंडी होती है, कोई लीगल बैंकों से पैसा बाहर नहीं भेजता,
और आज तक अदालत को यही एक सवाल लेकर सारे बैठे हुए हैं कि XYZ जिसके भी एसेट्स UAE में हैं, अमेरिका में हैं या UK में हैं या आइलैंड्स में हैं, वो पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया? अदालतों को आज तक ये कोई जवाब नहीं देता, उनको कोई ऑन ही नहीं करता। तो एजाज साहब माजरत के साथ कहीं इस मामले में ये खामी तो नहीं कि हम अक्रॉस द बोर्ड इस मामले को हैंडल ही नहीं करते, इस पर अक्रॉस द बोर्ड सवाल ही नहीं उठाया जाता, पिक एंड चूज करके इस मामले पर सवाल उठाया है तो लोग इसमें फायदा उठा लेते हैं। अक्रॉस द बोर्ड हैंडल करने के लिए आपको एक बड़ा मजबूत जुडिशियल सिस्टम चाहिए, और हमारे जुडिशियल सिस्टम की कितनी मिसालें आप सुनना चाहती हैं या कौम के सामने मौजूद हैं। ठीक, इधर कैंगरू कोर्ट्स इनको कहा गया, अदालतों पर हमला यहां पे हुआ, टेलीफोन पे डिक्टेट्स इनको दिए गए, मिलिट्री रूलर्स को तीनों दफा नजरिया जरूरत के तहत एक्सटेंशन इन्होंने दी, मिलिट्री रूलर को ही इसी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी फर्द वाहिद को कि आप इस मुल्क का आमीन। दुरुस्त एजाज साहब, एक्चुअली मैं इस गुफ्तगू को यहां से आगे ले जाना चाहती हूँ। खामियां हम सबको पता है मौजूद हैं, निजाम में है, इदारों में है, लोगों के आने जाने के तरीके ये जो वावेला है जी, ये जो अभी वावेला हो रहा है, ये मौजूदा निजाम से जो लोग बाहर रह गए हैं और इक्तदार उनके हाथ में नहीं है, वो सब्र नहीं कर सकते 3 साल, और उन्हें अवाम का कोई दर्द नहीं है। फजलुर रहमान को ले लें, ये किस कोलिशन का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है, किस कोलिशन का हिस्सा ये नहीं रहा। और जब बात हुई थी मुल्क बनने की, उस स्टेटमेंट को छोड़ो, अभी पिछले साल की स्टेटमेंट उठा रहे मौलाना फजलुर रहमान की, जो उन्होंने असेंबली के बाहर दी थी कि फाटा का इदगाम पाकिस्तान के अंदर एक इज्तिमाई खुदकुशी है और हम इस जुर्म में शरीक नहीं हो सकते। तो आप कह रहे हैं कि इनका इकट्ठा होना सिर्फ इख्तिदार के हुसूल के लिए है, इनका कोई और मकसद नहीं है। इफ्तिखार साहब, ये फैसला हो गया है वहां पर कि PDM की सरबराही या लीड उसको फजलुर रहमान साहब करेंगे, तो ये कहिए कि सबसे बड़ी जमात तो नून लीग है, नून लीग क्यों लीड करने को तैयार नहीं, या फिर मौलाना फजलुर रहमान को ये सरबराही देने के पीछे कोई और मसलहत है? जो इन्होंने ऐसे इसलिए किया कि हमारे टेलीविज़न के ऊपर कुछ दिन ये बहस चलती रहे और इस पे अपना हुक्मरान पार्टी के जो मुबस्सरीन हैं वो आके बहुत खूबसूरत से तज़किया करें और ये साबित करने की कोशिश करें कि फूट पड़ गई है और ये बिखर गिरने वाले हैं ताश के पत्तों की तरह, सुबह गए या शाम गए। फूट की तो किसी ने बात ही नहीं की ना अभी। इफ्तिखार साहब देखें, पार्लियामान में ऑपोजिशन अभी शुरू हो जाएगा, बिल्कुल शुरू होगा, अभी शुरू हो जाएगी, अभी शुरू हो जाएगी। आप बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, इस काम में हम बहुत माहिर हैं। हम गुर्बत के खात्मे में डिबेट नहीं करते, हम गंदम बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं डिबेट नहीं करते, हम चीनी बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं डिबेट नहीं करते। दिन में ये बता रहे हैं नवाज शरीफ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये नहीं बता रहे महंगाई ऊपर क्यों जा रही है, आटा क्यों नहीं मिल रहा, चीनी किधर चली गई, ये कोई जवाब नहीं। मेरी बात तो सुन लो। नहीं, वो ये बताएंगे कि नहीं आप जरूर बोले भट्टी, एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट, वो जरूर बताएंगे कि नवाज शरीफ को कैसे लाया जाएगा, हथकड़ी पहना के लाया जाएगा, हथकड़ी के बगैर लाया जाएगा, उसको C-130 में लाया जाएगा, उसको काले कपड़े सर अभी उस महाज पे कोई कामयाबी नहीं मिली ना, वहां से वो आ रहे हैं फिलहाल। इफ्तिखार साहब देखते हैं जी भट्टी साहब ला सकेंगे या नहीं, और जी शहबाज शरीफ देखिए गुजारिश है, आपका बड़ा सवाल था कि आइन शिकनी बुराई है या करप्शन, संगीन जुर्म का लफ्ज मैंने संगीन जुर्म या इससे भी बढ़ा ले। आइन है क्या? सिर्फ एक शिक्का है जिसमें 38 सिक्के आम शहरियों के हुकूक के लिए है, वो तोड़ना जायज है कि आपने लोगों को तालीम देनी है, इंसाफ देना है? वो नहीं है। मुझे बता देना, आइन की अपनी मर्जी की शिक पे एतमाद करना है या पूरे आइन में इंप्लीमेंट चाहते हैं ये कौम? यार कमाल है भाई, जो मीठा। और तुम नमाज के करीब मत जाओ जब नशे की हालत में हो। ओ भाई, नशे की हालत में नमाज से रोका है, नमाज से नहीं रोका। वैसे आइन करना है तो पूरा इंप्लीमेंट करें, उसमें जिसमें मुझे मेरा हक दे। आम शहर एक बार आइन तोड़ना ये पैगाम पूरे मुल्क को नहीं दे देता कि सबसे ऊपर 2 मिनट ठहर देना कि आइन में करप्शन लीगल है। सही कह रहा है भट्टी, सही कह रहा है। मेरी सिर्फ सबमिशन है कि ये इमरान खान ने भी इस मुल्क के अवाम को बेवकूफ बनाया। हरगिज मैं इफ्तिखार साहब को, पूरी अवाम करप्ट नहीं होती, पूरे पॉलिटिशियन भी करप्ट नहीं है, लेकिन हमने क्यों करप्ट हो? अगर साफी कहीं करप्ट है तो मेरी तरफ से सुबह उसे फांसी लगाए, लेकिन साबित करें कि करप्शन होती कैसी और कौन लोगों को करप्शन तो होती है, सरेआम होती है, इसमें तो दो राय कोई नहीं है। अगर करप्शन ना होती हो तो मेरे सामने
अरबपति लोग बने हैं, एक एमएनए है इफ्तिखार अरे एक साहब रास्ता है ना, एक ज्यादा तरीका है, दाई एक है तरीका। इस सहाफत की। मैं आई इफ्तिखार वो साहब, एजाज साहब मोटरसाइकिल इनको- पे अच्छा, इफ्तिखार साहब अच्छा। आपके आई, अदब आई, एहतराम में सिर्फ अर्ज, मोटरसाइकिल पे एक सिपाही का टाउट था, वो बंदा दूध भेजता था मुंशियों को, आज उसने कम से कम एकड़ों में घर बनाया है। ओ भाई ये करप्शन नहीं है तो जायज ठीक है है, तो चलिए बताएं। मुझे ब्रेक पे जाना है। इफ्तिखार साहब कमेंट और एजाज साहब कमेंट मुख्तसर दीजिएगा एक मिनट, जी। भट्टी बिल्कुल सही कह रहा है कि आइन का एक आर्टिकल 6 ही नहीं है, आइन में आर्टिकल हमारे बारे में भी हैं। बिल्कुल हमारे बारे में ये आर्टिकल भी है कि अगर मेरे पास रोजगार नहीं होगा तो रियासत की जिम्मेदारी है कि मुझे मेरी बीमारी में बिल्कुल और दुरुस्त। मेरी बेरोजगारी में सपोर्ट करे। लेकिन उसमें एक खराबी है, उसमें एक लफ्ज़ और लिखा हुआ है, जब रियासत के पास वसाइल हो, मेरी बात तो 1 मिनट की सुन लीजिएगा, रियासत के पास वसाइल हो, ये वसाइल की बात 1973 में की गई थी। उस वक़्त हमारे जो लोग थे उनकी इमारत एक छोटी सी टोयोटा कार होती थी। उस वक़्त शायद रियासत के पास इतने वसाइल न हों कि उस आर्टिकल पे अमल दरामद करना मुश्किल हो। आज रियासत के पास वसाइल हैं और मैं भट्टी के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि वो जो पॉलिसी का स्टेटमेंट है, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में के बाद लिखा हुआ है, जो वादा किया गया है हमारे लिए, अवाम के लिए, उस पर बिल्कुल अमल करना चाहिए। और अगर अमल इस पर नहीं कराते तो फिर ऐसे आइन का फ़ायदा ही क्या फिर। ठीक हो गया, एजाज साहब कमेंट कीजिएगा जी, आपने सवाल किया था कि फजलुर रहमान साहब को क़यादत क्यों दी है, नून को क्यों नहीं दी। जी। मेरी समझ में फजलुर रहमान साहब को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनके पास स्ट्रीट पावर है और वो एक खास मखसूस तबके को सड़क पे लाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक। दूसरी वजह यह है कि तहरीकें रिमोट कंट्रोल से लंदन से बैठ के नहीं चलाई जा सकती, कि वो लंदन में बैठें, उनकी औलाद लंदन में रहे, उनकी तीसरी नस्लें तक लंदन में हों, उनके कारोबार और तिजारत लंदन में हो, और डंडे खाने के लिए एक गरीब के बेटे को वो सड़क पे बुलाएं तो वो तहरीक नहीं चलेगी। इसलिए नून सड़क पे लोगों को नहीं ला सकती, मॉरली इखलाकी जवाब की वजह से। ठीक हो। और फजलुर रहमान लग सकता है एक खास तबके को। पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी अपने सूबे की हुकूमत, लिहाजा ये इस वजह से लीडरशिप दे दी गई है फजलुर रहमान साहब को। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। बड़े अहम सवालात उठा, वापसी पे यही सवाल रखेंगे और राय जानेंगे कि हुकूमत को पीडीएम को कितना संजीदा लेना चाहिए। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से सख्त बयानात और इल्जामात जारी हैं। हुकूमत को पीडीएम को कितना संजीदा लेना चाहिए या एक कदम पीछे हटकर इस अपोजिशन के एहतजाज को देखना चाहिए। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब। देखिए, हुकूमत ने अगर संजीदा लिया तो हुकूमत खुद गिर जाएगी। वो उसमें नाहलियों की एक तवील दास्तान है। मेरा ख्याल है जो वो लाया वो सीरियस लेंगे, वरना अगर इन्होंने टैकल किया ना, ये गए फिर। अच्छा जी, भट्टी साहब की राय में हुकूमत को संजीदा नहीं लेना चाहिए। इफ्तिखार साहब, हुकूमत इस काबिल नहीं है कि संजीदा ले सके। सर आप मैंने ये सलाहियत कहा को है। दिन में 4-4 लोग आकर बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। इफ्तिखार साहब। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि इस मामले को जितनी जल्दी हुकूमत समझ ले बेहतर है। इस किस्म के खिंचाव का फ़ायदा कोई नहीं है। 3 साल दूर इलेक्शन पड़े हैं। अगर खिंचाव पैदा हुआ तो फिर इसका नुकसान पीटीआई को अल्टीमेटली होगा, पीडीएम को नहीं होगा। ठीक है, ये बात जनरल साहब की जो ऑब्जर्वेशन है बड़ी अच्छी है कि पीपल्स पार्टी ग़ालिबन इक़्तिदार में है, वो अपने इक़्तिदार को ना ख़राब करने के मूड में हो और नून लीग के पास क़यादत बार बैठी है। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान पीटीआई का होगा, क्योंकि जितना भी पीटीआई बोल रही है और उसके तर्जुमान जितना भी, मतलब शेर रशीद साहब अगर एक खातून के बारे में इंकशाफात ऐसे करना चाहते हैं कि खौफनाक धमाके हो जाएं, जी। इफ्तिखार साहब रहनुमाई करे। इस हुकूमत की अहलियत है कि ये अपोजिशन को टैकल कर सके। सिर्फ जरा मेरी रहनुमाई कर दें, आप सीनियर है। वो मुस्कुरा रहे हैं। चलें, आप मुस्कुराने पे इत्तेफाक करें, वक्त कम है मेरे पास। एजाज अवान साहब, आपसे सवाल आखिर में सिर्फ ये कहूंगी कि हुकूमत अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि ये हुकूमत हटे और इंतखाब कराए जाएं। क्या मामला उस तरफ जाते नजर आते हैं आपको आने वाले 2 महीने में? किस अपोजिशन ने यह मुतालबा नहीं सर, राना सनाउल्लाह ने आज लाहौर में कहा है। जो पिछले इलेक्शंस को आरओ के इलेक्शन कहते थे, उनका भी यही मुतालबा था। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो नून और पीटीआई का यही मुतालबा था कि ये जाएं और नए इंतखाबात कराएं। मैंने तो 71 भुट्टो के इलेक्शन थे जो थे और मुजीबुर रहमान के, उस वक्त भी अपोजिशन को अपोजिशन बेंचेस पे बैठते नहीं देखा। और आज तक अपोजिशन बेंचेस मेरे ख्याल में इतने अनकंफर्टेबल हैं कि कोई उन पे बैठना ही नहीं चाहता।
हर शख्स इक़्तिदार में आके कौम की खिदमत करना चाहता है और यही रेस अब भी जारी है। ये अपोजिशन ठीक का है जी। मुतालबा है, जिस ठीक तरह इमरान खान साहब का मुतालबा था नवाज शरीफ को निकाल के नए इंतखाबात कराने का, ठीक है अब जी। वही बैंड अब बज रहा है। वो ये धुन वही है जिससे वो फेमिलियर हैं, सुनते रहें, देखते हैं एंड रिजल्ट क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, जवान साहब हमारे साथ थे। मसला और मामला वहीं के आरओ से शुरू होने वाला मामला आरटीएस तक पहुंच गया है। नतीजा कोई नहीं निकला, सिर्फ हुकूमत में आने और इख्तिदार लेने का शौक है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।